इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम नेपाल में हाल में हुए उन व्यापक विरोध प्रदर्शनों की गहराई में उतर रहे हैं जिन्हें मीडिया और कई विश्लेषक मतलब जनरेशन जेड विरोध कह रहे हैं। हाँ, ये नाम काफी चल रहा है। बिल्कुल। इन प्रदर्शनों ने सितंबर 2025 की शुरुआत में आप कह सकती हैं कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सही बात है। हमारे पास इस पर कई स्रोत और विश्लेषण है, जैसे एक लेख है नेपाल की जनरेशन जेड क्रांति, डिजिटल चिंगारी, राजनीतिक आग। हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए समझना कि आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ, और इन घटनाओं का खासकर नेपाल के युवाओं और डिजिटल सक्रियता के भविष्य के लिए क्या महत्व है। और ये समझना जरूरी भी है। सब कुछ शुरू हुआ एक अप्रत्याशित सरकारी फैसले से। सोशल मीडिया पर अचानक प्रतिबंध लगा और उसने देखते देखते एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। तो चलिए इसे परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और थोड़ी सी पृष्ठभूमि देना यहाँ जरूरी हो जाता है, मुझे लगता है। हाँ जरूर। देखिए, नेपाल का राजनीतिक माहौल पिछले कई दशकों से काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। मतलब सरकारें बदलती रही हैं, राजनीतिक अस्थिरता आम बात रही है। हाँ, ये तो है। तो ये जो हालिया घटनाएं हैं, ये सिर्फ नेपाल के लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये विश्व स्तर पर भी ध्यान खींचती हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे डिजिटल युग में युवा पीढ़ी अपने स्मार्टफोन और इंटरनेट से लैस होकर एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बन सकती है। दिलचस्प। हाँ, और तब भी जब उन्हीं डिजिटल उपकरणों को निशाना बनाया जा रहा हो। जो बात इसे खास तौर पर मतलब ध्यान देने लायक बनाती है, वो ये है कि कैसे एक डिजिटल मुद्दा, यानी सिर्फ कुछ ऐप्स पर प्रतिबंध, इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर जमीनी विरोध प्रदर्शनों में बदल गया। तो शुरुआत वहीं से करते हैं, उस चिंगारी से। 4 सितंबर 2025 का दिन था जब नेपाल सरकार ने अचानक एक फरमान जारी किया। हाँ। देश में लगभग 26 प्रमुख सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बड़े नाम थे इसमें सब, फेसबुक, एक्स। हाँ, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, लिंक्डइन, स्नैपचैट, रेडिट, मतलब वो सारे बड़े नाम जिनका इस्तेमाल करोड़ों नेपाली, खासकर युवा, रोज करते हैं। बिल्कुल। और सरकार ने इसका कारण क्या बताया कि ये कंपनियां एक नए डिजिटल विनियमन कानून के तहत रजिस्टर नहीं हुई थीं। हाँ, आधिकारिक तौर पर तो यही कहा गया कि ये कदम फर्जी खातों, ऑनलाइन नफरत, गलत सूचनाओं के प्रसार और इंटरनेट के दूसरे नुकसानों से निपटने के लिए है। लेकिन जाहिर है, जनता ने, खासकर युवाओं ने, इसे सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई के तौर पर नहीं देखा। बिल्कुल नहीं। इसे तुरंत मतलब फौरन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक बड़े हमले के तौर पर देखा गया। ये सिर्फ अपनी पसंदीदा ऐप्स तक पहुंच खोने का मामला नहीं था। सही कहा। लोगों में, खासकर युवाओं में, ये डर बैठ गया कि ये सरकार के बढ़ते सत्तावादी रवैये का संकेत है। आज सोशल मीडिया बंद हुआ है, कल शायद कुछ और बंद हो जाए। हाँ, एक तरह से उनकी आवाज दबाने की कोशिश। हाँ, उनकी डिजिटल दुनिया, उनके बोलने के मंच पर सीधा प्रहार था ये। और देखिए, इसी माहौल में एक और चीज पहले से ही चल रही थी सोशल मीडिया पर। वो था नेपो किड ट्रेंड। हाँ, ये नेपो किड ट्रेंड क्या था, थोड़ा बताएं इसके बारे में। असल में ये नेपाल के शक्तिशाली राजनीतिक अभिजात वर्ग के बच्चों और रिश्तेदारों के खिलाफ जनता के गुस्से का प्रतीक बन गया था। सोशल मीडिया पर ये लोग अक्सर मतलब अपनी महंगी गाड़ियां, आलीशान जीवन शैली, अपने विशेषाधिकारों का बड़ा बेशर्मी से प्रदर्शन करते थे। अच्छा। आम नेपालियों के लिए जो आर्थिक ठहराव और अवसरों की कमी से जूझ रहे थे, ये तस्वीरें एक तरह से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सत्ता के दुरुपयोग का जिंदा सबूत थी। तो ये सिर्फ ऑनलाइन दिखावा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस गहरी खाई को दिखा रहा था जो आम जनता और सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों के बीच मौजूद है। आपने सही कहा। तो ये जो सोशल मीडिया प्रतिबंध था, ये उस बारूद के ढेर पर एक चिंगारी की तरह गिरा जो पहले से तैयार था। हाँ। जैसा कि एक स्रोत से कहता भी है, तो प्रतिबंध एक चिंगारी बन गया, लेकिन ईंधन, भ्रष्टाचार, आर्थिक ठहराव और स्थापित राजनीतिक अभिजात वर्ग के प्रति पीढ़ीगत गुस्से के आसपास व्यापक हताशा थी। बिल्कुल सही। यानी मामला सिर्फ फेसबुक या इंस्टाग्राम बंद होने का नहीं था। ये सालों से जमा हो रही हताशा, आर्थिक मुश्किलों और एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति गुस्से का विस्फोट था जिसे युवा पीढ़ी अपने भविष्य के लिए खतरा मान रही थी। और नेपो किड ट्रेंड ने उस गुस्से को एक चेहरा दे दिया था। हाँ, और प्रतिबंध ने उसे सड़कों पर उतरने का
कह सकते हैं एक बहाना दे दिया। ये संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। सरकार ने आखिर इतना बड़ा और अचानक कदम उठाया क्यों होगा? हाँ, ये सवाल तो है। क्या ये वाकई ऑनलाइन स्पेस को रेगुलेट करने की एक अनाड़ी कोशिश थी, जैसा दावा किया गया? या फिर ये उस उभरते हुए ऑनलाइन असंतोष को, खासकर वो जो नेपो के ट्रेंड से पैदा हुई आलोचना थी, उसे दबाने की कोशिश थी? ये एक महीन रेखा है। बिल्कुल। यहाँ हमेशा ये तनाव बना रहता है, रेगुलेशन के नाम पर कहीं सेंसरशिप तो नहीं हो रही। और नेपो किड पर जो गुस्सा था, वो सिर्फ कुछ अमीर बच्चों की तस्वीरों पर नहीं था। नहीं, वो देश में मौजूद गहरी सामाजिक और आर्थिक असमानता, अवसरों की भारी कमी और राजनीतिक संरक्षणवाद के खिलाफ था। सही। प्रतिबंध ने बस उस बिखरे हुए गुस्से को एक ठोस शक्ल दे दी। एक ऐसा मुद्दा जिसके चारों ओर लोग, खासकर युवा, तेजी से एकजुट हो सकें। हाँ। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दिखाता है कि कैसे एक सरकारी नीति, चाहे उसका इरादा कितना भी नेक क्यों ना हो, अगर वो लोगों की दुखती रग पर हाथ रखते तो समाज में पहले से मौजूद दरारों को और चौड़ा कर सकती है और अप्रत्याशित रूप से बड़े पैमाने पर असंतोष को जन्म दे सकती है। और ये असंतोष वाकई बहुत तेजी से सड़कों पर दिखा। प्रतिबंध के महज 4 दिन बाद 8 सितंबर 2025 से काठमांडू की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। हजारों की तादाद में। खासकर मेतीघर, मंडाला, जो विरोध प्रदर्शनों का एक पारंपरिक स्थल है, और संघीय संसद भवन के आसपास के इलाके, वो प्रदर्शनकारियों से पट गए थे। और ये सिर्फ काठमांडू तक नहीं रुका। नहीं, ये लहर सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं रही। जल्द ही पोखरा, विराटनगर जैसे दूसरे प्रमुख शहरों में भी फैल गई। इन प्रदर्शनों की कुछ खासियतें थीं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि ये आंदोलन काफी हद तक नेतृत्वहीन था। नेतृत्वहीन मतलब कोई एक नेता नहीं था। हाँ, कोई एक सर्वमान्य नेता या कोई एक संगठन इसे नहीं चला रहा था। ये स्वतः स्फूर्त लग रहा था, जैसे लोगों का गुस्सा खुद ब खुद सड़कों पर फूट पड़ा हो। अच्छा। और इसे ऊर्जा देने वाले मुख्य रूप से युवा थे, वही जनरेशन जेड, जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच थी, जिनके लिए डिजिटल दुनिया उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा है। और इसमें एक विडंबना भी थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। जिस सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसी का इस्तेमाल शायद VPN या दूसरे तरीकों से ये युवा एक दूसरे से संपर्क साधने, जानकारी फैलाने और लोगों को इकट्ठा करने के लिए कर रहे थे। हाँ, डिजिटल दुनिया को बंद करने की कोशिश हुई और उसी से जवाब मिला। बेशक ऑफलाइन नेटवर्क और आपसी बातचीत भी उतनी महत्वपूर्ण थी। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर थे और उनकी मुख्य मांग क्या थी? जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। हाँ, वे सरकार से, पूरी राजनीतिक व्यवस्था से जवाबदेही मांग रहे थे। वे पारदर्शिता चाहते थे, बेहतर शासन और अपने भविष्य के लिए अवसर। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने काठमांडू में संघीय संसद भवन परिसर में घुसने की कोशिश की। संसद भवन में? हाँ, ये एक बेहद प्रतीकात्मक कदम था। सीधे देश की सर्वोच्च विधायी संस्था यानी सत्ता के केंद्र को चुनौती देना। ये दिखाता था कि प्रदर्शनकारियों का गुस्सा किस हद तक बढ़ चुका था। और वे स्थापित प्रतीकों को भी बख्शने के मूड में नहीं थे। बिल्कुल नहीं। और यहीं से चीजें और ज्यादा बिगड़ने लगी, है ना? जब प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की तो सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई की। हाँ, जवाब काफी सख्त था। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की तेज बौछारें मारी गईं। रबर की गोलियों की भी खबरें थी। हाँ, कुछ जगहों पर रबर की गोलियां चलाने की भी खबरें आईं और कुछ असत्यापित रिपोर्टों में तो असली गोलियां चलने का भी जिक्र था। राजधानी काठमांडू के वो इलाके मतलब युद्ध क्षेत्र जैसे दिखने लगे थे। माहौल बेहद तनावपूर्ण और विस्फोटक हो गया था। लेकिन फिर सबको चौंकाते हुए उसी शाम यानी 8 सितंबर की शाम को ही सरकार ने अचानक यू टर्न ले लिया। हाँ, ये बहुत तेजी से हुआ। जिस प्रतिबंध को इतनी सख्ती से लागू करने की कोशिश की गई थी, उसे वापस ले लिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फिर से चालू हो गए। ये फैसला वाकई बहुत तेज था। प्रतिबंध लगाना, भारी विरोध झेलना और फिर कुछ ही दिनों के अंदर प्रतिबंध हटा लेना सरकार के लिए भी एक तरह से अपनी हार मानने जैसा था ये। इस पूरे घटनाक्रम में ये जो नेतृत्वहीन आंदोलन का उभरना है, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। हाँ, ये कैसे काम करते हैं ऐसे आंदोलन? देखिए, ऐसे आंदोलन संगठित कैसे होते हैं। इनकी ताकत ये होती है कि सरकार के लिए किसी एक नेता को पकड़कर आंदोलन को खत्म करना या बातचीत के लिए बुलाना मुश्किल हो जाता है। ये ज्यादा विकेंद्रित और लचीले होते हैं। अच्छा। लेकिन इनकी कमजोरी भी हो सकती है। कई बार स्पष्ट दिशा या सर्वसम्मत मांगों को तय करना मुश्किल होता है। और सरकार के अचानक यू टर्न पर भी सवाल उठते हैं। उन्होंने इतनी जल्दबाजी में प्रतिबंध लगाया ही क्यों था
और फिर उतनी ही तेजी से उसे हटा क्यों लिया? क्या ये जनता के गुस्से का गलत अनुमान था? हो सकता है। क्या ये जनता के गुस्से और उसकी संगठित होने की क्षमता का पूरी तरह से गलत अनुमान था, या फिर ये दबाव में पीछे हटने की एक सोची समझी रणनीति थी ताकि हालात और ना बिगड़ें? और संसद भवन को निशाना बनाना, उसका प्रतीकात्मक महत्व भी गहरा है। ये सीधे तौर पर पूरी राजनीतिक व्यवस्था और उसके संस्थानों के प्रति गहरे असंतोष और मोहभंग का प्रतीक था। ये घटनाएं एक अहम सवाल खड़ा करती हैं कि मौजूदा दौर में सरकारें डिजिटल रूप से संगठित होने वाले जन असंतोष का सामना कैसे करती हैं, उनकी प्रतिक्रिया की सीमाएं क्या हैं। क्या दमन ही एकमात्र रास्ता है या संवाद और रियायतें भी जरूरी हैं? बिल्कुल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सरकार ने भले ही सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटा लिया था, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। नहीं, बल्कि ऐसा लगा कि सरकार के पीछे हटने से प्रदर्शनकारियों का हौसला और बढ़ गया। हाँ, 9 सितंबर को स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई। हाँ, अब प्रदर्शनों ने एक नया और ज्यादा हिंसक मोड़ ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी रणनीति बदली और अब सीधे तौर पर सत्ता के महत्वपूर्ण प्रतीकों पर हमले होने लगे। जैसे कि काठमांडू में सिंह दरबार, जो देश का मुख्य प्रशासनिक केंद्र और प्रधानमंत्री कार्यालय है, उसके कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। ओह, सुप्रीम कोर्ट परिसर के भी कुछ हिस्सों को निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, कुछ शीर्ष राजनेताओं के निजी आवासों पर भी हमले हुए और उन्हें जलाने की कोशिश की गई। ये तो शांतिपूर्ण विरोध से काफी अलग हो गया। हाँ, ये शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों से हटकर सीधे टकराव और हिंसा की तरफ एक बड़ा कदम था। हालात इतने बेकाबू हो गए कि सरकार को अभूतपूर्व कदम उठाते हुए नेपाल सेना को सड़कों पर उतारना पड़ा। सेना को बुलाना पड़ा। सैनिक राजधानी के संवेदनशील इलाकों, खासकर संसद भवन, सिंह दरबार और त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास गश्त करने लगे। काठमांडू घाटी और देश के कई अन्य शहरों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया। पूरा देश एक तरह से थमसा गया था। और इन सब में सबसे दुखद पहलू था जान माल का नुकसान। हाँ, वो सबसे अफसोसनाक था। 10 सितंबर तक आते आते मरने वालों की संख्या को लेकर आधिकारिक और अनाधिकारिक आंकड़ों में कुछ भिन्नता थी, लेकिन ज्यादातर रिपोर्टों में 19 से 25 लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी। और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। हाँ, सैकड़ों लोग घायल हुए, जिनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षाकर्मी दोनों शामिल थे। शहरों में करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। इन हिंसक घटनाओं और बढ़ते दबाव का सीधा राजनीतिक नतीजा भी सामने आया। हाँ, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जो पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे थे, उन्होंने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद देश में एक राजनीतिक शून्य सा बन गया। हाँ, एक अनिश्चितता का माहौल। अब चर्चा इस बात पर होने लगी कि आगे क्या होगा। एक संक्रमणकालीन सरकार बनाने की जरूरत महसूस की जाने लगी। और इसमें एक दिलचस्प नाम सामने आया। हाँ, कई प्रदर्शनकारी समूहों और यहाँ तक कि सेना के कुछ धड़ों के बीच भी देश की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम एक संभावित तटस्थ अंतरिम नेता के रूप में सामने आया। हिंसा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के हमेशा गहरे और दूरगामी परिणाम होते हैं। हाँ, ये बात तो है। ये न केवल आंदोलन की नैतिक छवि को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि ये सरकार को और सख्त कदम उठाने का बहाना भी दे सकता है। सेना की तैनाती अपने आप में इस बात का संकेत है कि नागरिक प्रशासन स्थिति को नियंत्रण से बाहर मान चुका था। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए एक चिंताजनक स्थिति होती है। और प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा, वो निश्चित रूप से प्रदर्शनकारियों के दबाव का नतीजा था। एक बड़ी जीत थी उनकी। लेकिन ये सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि क्या ये समस्या का समाधान है? नेपाल की राजनीतिक संस्थाओं की नाजुकता, जहां सरकारें अक्सर बदलती रहती हैं और राजनीतिक जोड़तोड़ हावी रहता है, इस पूरे प्रकरण में और ज्यादा उजागर हो गई है। और सुशीला कार्की का नाम, उनका नाम सामने आना भी महत्वपूर्ण है। वो न्यायपालिका के प्रमुख रह चुकी हैं और उनकी एक निष्पक्ष छवि है। उनका नाम सुझाया जाना शायद ये दर्शाता है कि लोग अब पारंपरिक राजनेताओं से हटकर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो व्यवस्था में सुधार ला सके और निष्पक्षता से काम करें। ये बदलाव की एक तीव्र इच्छा का संकेत है। एक मत है कि ये सिर्फ एक सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ गुस्सा नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। हाँ, ये एक पूरी पीढ़ी के असंतोष का प्रतिबिंब था, खासकर जनरेशन जेड का, जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से तंग आ चुकी है। ये युवा अपने लिए गरिमा चाहते हैं, सरकार में पारदर्शिता चाहते हैं, वास्तविक आर्थिक अवसर चाहते हैं और उस भ्रष्ट संरक्षणवादी राजनीतिक संस्कृति का अंत चाहते हैं जिसने देश को लंबे समय से जकड़ रखा है। बिल्कुल। इसे कुछ विश्लेषकों ने डिजिटल प्रथम नागरिक विद्रोह का नाम दिया है।
डिजिटल प्रथम नागरिक विद्रोह। हाँ, यानी एक ऐसा विद्रोह जिसकी चिंगारी डिजिटल दुनिया में भड़की, जिसका संगठन काफी हद तक डिजिटल माध्यमों से हुआ, लेकिन जिसका असर वास्तविक दुनिया की राजनीति पर जबरदस्त पड़ा। इसकी तुलना दुनिया भर में हुए दूसरे युवा आंदोलनों से भी की जा रही है। हाँ, जैसे अरब स्प्रिंग या चिली और हांगकांग के प्रदर्शन, जहां डिजिटल सक्रियता ने जमीनी आंदोलनों को हवा दी। इसका प्रभाव तो साफ दिख रहा है। इसने सरकार को सोशल मीडिया प्रतिबंध जैसा बड़ा फैसला वापस लेने पर मजबूर कर दिया। हाँ, ये बड़ी बात थी। इसने देश में राजनीतिक अस्थिरता को निश्चित रूप से बढ़ाया है। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन साथ ही जैसा आपने कहा, इसने गंभीर राजनीतिक और शासन प्रणाली में सुधारों की एक खिड़की भी खोली है। बिल्कुल, एक संभावना पैदा हुई है। इसने दिखा दिया है कि युवा पीढ़ी को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। हाँ, और ये सब युवाओं के नेतृत्व में हुआ, जो ज्यादातर पारंपरिक राजनीतिक दलों या संगठनों से जुड़े हुए नहीं थे। उन्होंने विकेंद्रीकृत तरीके से बड़े पैमाने पर ऑनलाइन नेटवर्कों और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके खुद को संगठित किया। अगर हम परिप्रेक्ष्य को थोड़ा और व्यापक करें, तो ये घटना डिजिटल युग में दुनिया भर के युवा आंदोलनों के बारे में बहुत कुछ कहती है। ये दिखाती है कि कैसे ऑनलाइन स्पेस में बने नेटवर्क्स और वहां होने वाली बातचीत बहुत कम समय में एक शक्तिशाली वास्तविक दुनिया की राजनीतिक ताकत में बदल सकती है, जो स्थापित सत्ता को चुनौती दे सकती है। हाँ, चुनौती देने और यहां तक कि उसे हिलाने में भी सक्षम है। बेशक इसे नेपाल के विशिष्ट राजनीतिक संदर्भ में भी देखना होगा, जहां राजनीतिक संस्थाएं अपेक्षाकृत कमजोर हैं, शासन में लगातार बदलाव होते रहते हैं और भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। तो ये एक दोधारी तलवार की तरह है। हाँ, कह सकते हैं। इस तरह के अचानक भड़कने वाले आंदोलन अस्थिरता पैदा कर सकते हैं, देश को संकट में डाल सकते हैं, लेकिन उनमें दशकों से जमी हुई समस्याओं को दूर करने और सकारात्मक बदलाव लाने की अपार क्षमता भी होती है। नेपाल के युवा नेटवर्क्स ने निश्चित रूप से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। हाँ। यहाँ जो बात वास्तव में आकर्षित करती है वो ये है कि कैसे डिजिटल कनेक्शन और ऑनलाइन संवाद इतने नाटकीय ढंग से और इतने कम समय में एक ऐसी राजनीतिक शक्ति में तब्दील हो गए जिसने देश के सबसे शक्तिशाली लोगों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो संक्षेप में हमने देखा कि कैसे नेपाल में एक सोशल मीडिया प्रतिबंध एक चिंगारी बना, जिसने पहले से सुलग रहे गुस्से को भड़का दिया। हाँ, एक उत्प्रेरक का काम किया। विरोध प्रदर्शन तेजी से फैले, सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन फिर हिंसा भड़क उठी, जिसके कारण सेना को उतरना पड़ा और अंततः प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। एक के बाद एक घटनाएं होती गई, लेकिन इन सभी नाटकीय घटनाओं के मूल में व्यवस्थिगत बदलाव, भ्रष्टाचार के अंत और बेहतर भविष्य की गहरी आकांक्षाएं थीं। नेपाल के युवाओं ने अपनी डिजिटल समझ और संगठित होने की क्षमता से निश्चित रूप से देश के राजनीतिक परिदृश्य पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। और इन सभी विश्लेषणों और स्रोतों के आधार पर एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न मन में उठता है, जिसका जवाब शायद भविष्य ही देगा। क्या है वो प्रश्न? देखिए, इन विरोध प्रदर्शनों ने कुछ तात्कालिक और महत्वपूर्ण रियायतें तो हासिल कर ली, जैसे सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटाना और प्रधानमंत्री का इस्तीफा। ये बड़ी उपलब्धियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या ये आंदोलन, ये जो ऊर्जा पैदा हुई है, क्या ये उन गहरे संस्थागत सुधारों में तब्दील हो पाएगी जिनकी नेपाल को सख्त जरूरत है? क्या ये उस भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और आर्थिक ठहराव के मूल कारणों को संबोधित कर पाएगी जिन्होंने इस पूरे गुस्से को जन्म दिया था? ये बड़ा सवाल है। या फिर जैसा कि अक्सर होता है, तात्कालिक संकट टल जाने के बाद क्या राजनीतिक व्यवस्था धीरे धीरे वापस अपने पुराने ढर्रे पर लौट आएगी? ये सोचने वाली बात है कि इस युवा नेतृत्व वाले आंदोलन का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा और क्या ये नेपाल में स्थायी और सार्थक बदलाव लाने की अपनी क्षमता को बनाए रख पाएगा? इस पर नजर बनाए रखना महत्वपूर्ण